दिन ब दिन आपकी जो एक रेशियो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। घर के ऊपर जी उसने अपना घर तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी होते हैं जहाँ पे ना हस्बैंड बैक ऑफ करता है ना वाइफ बैक ऑफ करती है। शादी से पहले जो आप कुछ चीज़ें बताते हैं वो रियलिटी में नहीं होती। नॉर्मल लोगों को निकाहनामे में कौन से क्लॉज हैं जो नहीं पता? हक महर आपका एक डोवर अमाउंट जिसे हम कहते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो आप डिसाइड करते हैं। क्लॉज 18 जो है आपके निकाहनामे का वो कहता है कि आइदर हस्बैंड ने जो है वो अपनी वाइफ को डेलीगेटेड राइट जो है वो डाइवोर्स कर दिया है या नहीं दिया। वैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे ये रोल अब लॉयर्स को भी प्ले करना चाहिए, काउंसलिंग का। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगी रियलिटी चेक के एक नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हम आपके साथ ऐसे सोशल नॉर्म्स डिस्कस करते हैं जो अमूमन इग्नोर किए जाते हैं। आजकल सेलिब्रिटी से लेकर नॉर्मल आवाम तक शादियों का सीज़न चल रहा है। शादी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। निकाह एक सुन्नत है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लेकिन निकाह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लड़कियों को, इवन मुझे भी काफ़ी क्लॉजेस नहीं पता। जैसे निकाहनामे में कौन से क्लॉजेस हैं, क्या है, डिवोर्स के बाद प्रोसीडिंग्स क्या होती है, अगर डिवोर्स हो जाती है तो क्या औरत को मेंटेनेंस मिलता है, बच्चों की कस्टडी कहाँ होती है, कितने हुकूक हैं वाइफ के, कितने हुकूक हैं हस्बैंड के। ये सारी प्रोसीडिंग्स को कवर करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें गाइड करेंगे और जो हमारे सारे सवालात को आंसर करेंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम गुड। ज़ैन, आई वांटेड टू आस्क यू क्योंकि आजकल शादी का सीज़न चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, सो आप you're a lawyer, mashallah, and how many years are you in practice? My post qualification experience is around 3 years. 3 years. 3 years है जी। तो Okay. मेनली वो रिवॉल्व करती है फैमिली लॉज, सिविल, क्रिमिनल हो गई, कमर्शियल प्रैक्टिस आपकी उस पर सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ओके, एंड सैडली हम ये बोल सकते हैं कि हर शादी सक्सेसफुल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में डिवोर्स रेट कितना होगा? देखें, डाइवोर्स रेट हो गया या आपकी खुला की प्रोसीडिंग्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लाइक अगर आप आज देखें और आप कल देखें तो मोर और लेस हर दिन के हिसाब से आपको हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 5, 10 या 15 जो है वो नए डाइवोर्स के केसेस आपको कोर्ट में फाइल हुए हुए मिलेंगे। तो दिन ब दिन जो है वो दिन ब दिन आपकी जो एक रेशियो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आप 2023 का रिकॉर्ड देखेंगे और 2024 का या 25 का, तो हर ईयर जो है वो आपको रिकॉर्ड इंक्रीज़ रेशियो मिलेगा जिसमें आपके डाइवोर्स, खुला की प्रोसीडिंग्स या डाइवोर्स से रिलेटेड आपके मैटर्स होंगे। सो आपको क्यों लगता है कि डिवोर्सेस क्यों इतनी हो रही है? इज़ देयर लाइक अ स्पेसिफिक रीज़न कि आपने तो बहुत सारे केसेस डील करते होंगे तो आपको पता होगा कि रीज़न क्या है? देखें, बाज़ औक़ात रीज़न कोई इतने बड़े रीज़न्स नहीं होते। ठीक है, आपके डोमेस्टिक वायलेंस के या इस तरह की चीज़ें हैं, बट बाज़ औक़ात आपके रीज़न्स इतने ज़्यादा नहीं होते। उसमें ये होता है कि एक आपके थॉट्स में जब रिजिडिटी आ जाती है, जब आप एक स्पेस या एक कुशन नहीं देना चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर एक स्पेस या एक थ्रू डेलिब्रेशन आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे सामने एक केस था जिसमें एक वाइफ ने खुला की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी और हस्बैंड ने जो है वो थोड़ा सा माइन्यूट सा इशू था, वो ये था कि एक अलग से आप मुझे घर लेके दें। अच्छा, बातें वहाँ से जब स्टार्ट हुई वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जब पहुँच गई, तो हस्बैंड ने जब वो खुला की प्रोसीडिंग्स में जब वो अपीयर हुआ, प्री ट्रायल स्टेज होती है कि जब जज दोनों को बुला के कहता है कि हाँ कोई एक वे आउट निकल सकता है, तो वहाँ पे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है मैं घर लेके देने के लिए तैयार हूँ। जो एक आपका रीज़न था खुला सेपरेशन का वो ख़त्म हो गया। राइट। बट वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने खुद ऑब्जर्व की वो ये थी कि एक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी जिस पे लड़की तो करना चाह रही थी, बट वहाँ पे जो उनकी तरफ से, फैमिली की तरफ से मदर थी, उन्होंने कहा कि नहीं जो होना था वो हो गया, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आजकल इस तरह के छोटे से अगर हम माइन्यूट से इश्यूज़ देख लें ना, तो वो भी एक रीज़न कॉज कर रहे हैं आपकी सेपरेशन के लिए। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वो एक क्वेश्चन या वो एक स्पेस का जो था ना, वो अंडरस्टैंडिंग वाला वो एक स्पेक्ट्रम जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। इट्स सैड कि एक घर के ऊपर जी उसने अपना घर तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी है। और बैकअप उस लड़की की माँ ने किया। बिल्कुल ऐसी है। राइट। अच्छा, हर केस में नहीं होता, हर केस में नहीं होता, लेकिन आई फील के जो सब्र, जो पेशेंस है, हाँ। कि वो आई थिंक आजकल के दोनों हम में, सब में दोनों में
पेशेंस wife एंड दोनों में। टॉलरेंस बिल्कुल। बिल्कुल कम है. सो अब वो जो भी होता है वो एक्सट्रीम पे होता है. इट्स जस्ट डिवोर्स. मतलब देयर इज नो कपल्स थेरेपी, देयर इज नो काउंसलिंग. इट्स जस्ट 0 to 100 तलाक चाहिए. राइट. जी, जब आप केस फाइल करते हैं ना, देखें पहले तो ये होता था कि एक इन्वॉल्वमेंट होती, फैमिली की बात होती है, इस तरह की चीज़ें होती थी. अब होता क्या है, अब अगर कोई सेपरेशन हुई है, अगर कोई नाचाकी हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम हस्बैंड एंड वाइफ उस लड़ाई के बाद मिलते ही कोर्ट में है, जो जज के सामने चैम्बर में होते हैं, जब तक चीज़ें वर्स्ट हो चुकी होती हैं, एस्केलेट हो चुकी है. बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी होते हैं, जहाँ पे ना हस्बैंड बैक ऑफ करता है, ना वाइफ बैक ऑफ करती है. तो फिर इन दोनों की जिद या हठधर्मी की वजह से ये सेपरेशन या आपकी डाइवोर्स पे बातें पहुँच जाती हैं. ओके. एक चीज़, एक और रीज़न जो ज़्यादा नोट किया गया वो ये है कि आपकी शादी से पहले जो आप कुछ चीज़ें बताते हैं वो रियलिटी में नहीं होती. बाज़ औक़ात ये होता है कि आप तो ये तो शादी धोखा हुआ की, ना? हाँ, आप अगर फ़र्ज़ करें शादी से पहले कहते हैं कि मैं आपको शादी के बाद ये सहूलियात, ये चीज़ें देता हूँ, बट कल को अगर वो चीज़ें नहीं मिलती, तो उन चीज़ों पे भी आजकल जो रेशो है डाइवोर्स का या सेपरेशन का, वो ये रीज़न्स भी आपके ज़्यादातर आ रहे हैं आजकल इसमें. ओके जैन, अब हम बात करते हैं निकाहनामा में. बिकॉज निकाहनामा पे आई हैव अ कॉपी. उस पे बहुत सारे क्लॉजेज हैं. बिल्कुल ऐसी है. और अभी नॉर्मली क्या होता है कि वो जो दुल्हन को दिया जाता है निकाहनामा, वो आई थिंक क्रॉस करके. पूरा फिल किया होता है, या जिन क्लॉज में हाँ. कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती तो वो क्रॉस करके सिर्फ सिग्नेचर के लिए आपको दिया जाता है कि आप इस पे साइन कर दें. सो दैट मीन्स कि वो जो दुल्हन है उसने पढ़ा नहीं है उसको. इज इट फेयर लीगली? देखें, लीगली तो ये होता है कि अगर आप कोई भी अगर छोटा सा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हर कोई साइन करने से पहले उसको पढ़ता है कि लेकिन उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरस्टैंडिंग वो होनी उसका बाप चाहिए. या भाई वो सारी चीजें फिल तो करके मैं उसको बिल्कुल देंगे. ऐसे ही है. तो होता ही है कि अगर आप एक नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं या कोई और आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, आप अगर वो चीज़ पढ़ सकते हैं, तो निकाह तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी का जो है वो एक स्टार्ट है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है. और फैमिली को भी ये चाहिए कि वो शुरू में ही जब आप इस चीज़ में एंटर हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक बाज़ औक़ात ये होता है कि वाइफ के साथ जो लड़की होती है उसके साथ ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं की जाती. हालांकि फैमिलीज़ को भी, जो लड़की की तरफ से फैमिली है और इवन लड़के को भी चाहिए कि ये शुरू में ही आप साइन होने से पहले ये डिस्कस कर लें. बिल्कुल. ठीक है. आप चीज़ें फिल कर लें, या जो चीज़ें हैं आप जिन पे बात कर सकते हैं आप उन पे बात करें, कि कल को जब वो साइन करें तो एटलीस्ट उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ, वो जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही हैं वो उनको चीज़ें पता होती हैं या नहीं होती. काफ़ी बार तो ऐसे होता है कि हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जब वाइफ कहती है कि इसमें तो ये चीज़ थी, बट प्रैक्टिकली जब हम निकाहनामे को देखते हैं तो वहाँ पे उस तरह कोई चीज़ होती ही नहीं है. ओके. अब जैसे नॉर्मल लोगों को निकाहनामे में कौन से क्लॉज हैं जो नहीं पता? देखिए, मोस्टली जो चीज़ होती है जो वाइफ से या जो पब्लिक एट लार्ज को ज़्यादातर नहीं पता होती, वो एक होता है कि आपकी हक महर की एक अमाउंट होती है. दिस क्लॉज नंबर 13, क्लॉज 14 नंबर and 13 जो है वो 14, 15, इसमें सारी चीज़ें जो है वो कवर होती हैं आपकी हक महर से रिलेटेड. हक महर आपका एक डोवर अमाउंट जिसे हम कहते हैं, जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो आप डिसाइड करते हैं कि इस शादी को इंटैक्ट रखने के लिए एक आप टोकन अमाउंट देते हैं. जब भी कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कंसिडरेशन अमाउंट होती है. तो इसी तरह से इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी एक डोर अमाउंट होती है जिसे हम हक महर की अमाउंट कहते हैं, वो एक आपकी टोकन अमाउंट होती है. अब होता ये है कि आप जब शादी में जाते हैं तो एक आपकी, अभी काफ़ी केस लॉज ऐसे भी हैं जिसमें कोर्ट्स ने ये भी किया है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, 10,000 आपकी डोवर अमाउंट फिक्स कर देते हैं, जो आज के टाइम में या आज की जिस तरह से नथिंग. 10,000 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो डॉवर अमाउंट जो है वो आप जब भी शादी या आप साइन कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तो आप एक डॉवर अमाउंट फिक्स कर लें, सेट कर लें कि वो डॉवर अमाउंट कितनी होगी. राइट. ठीक है. डॉवर अमाउंट की फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि प्रॉम्प्ट डॉवर जो होगा, वो जो मैं यही बोलने वाली थी, एक मज्जल है प्रॉम्प्ट और एक डिफर्ड है. जी, डेफर्ड है. उसमें प्रॉम्प्ट में ये होता है कि जो एट वंस जब आपकी शादी हुई उसी टाइम जो है वो आपने एक अमाउंट आपने दे दी. राइट. वो आपका प्रॉम्प्ट डॉवर हो जाता है. फर्ज करें अगर आपने डॉवर अमाउंट लिखी है 5 लाख रुपए, मैं डॉवर अमाउंट जो है वो कैश दूंगा. ठीक है. तो वो प्रॉम्प्ट आप उसमें लिख देते हैं कि ये प्रॉम्प्ट उन्होंने जो है वो मौजल उसी टाइम दे दी. बाज़ औक़ात ये होता है कि टोटल अमाउंट जो है वो 5 लाख है, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज मैं 2.5 जो है वो पे कर देता हूँ, और 2.5 जो है मैं डेफर करता हूँ जब मेरी वाइफ डिमांड करेगी या मैं खुद जो है वो जब दे दूंगा, कर दूंगा. ठीक है. तो उसमें फिर आपने वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है. तो वो नहीं होता कि अगर वो कभी तलाक दे तब वो देगा आपको आपका वो ये होता है कि फर्ज हक करें, महर. वो ये होता है कि अगर आपकी कोई अमाउंट डेफर होती है या आपकी पूरी अमाउंट डेफर हुई हुई होती है, पे नहीं होती, फिर वो तलाक तो जब जब तलाक देता है तो उसमें आपकी जो तलाकनामा होता है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि मैं तलाक दे रहा हूँ, और उसमें जो डॉवर अमाउंट है वो मैं इस तरह से इनको
अपनी वाइफ को पे कर दूंगा। तो वो Okay. इस तरह से इसमें होता है। एंड व्हाट अबाउट क्लॉज नंबर 18? देखिए क्लॉज नंबर 18 है, आई बिलीव अगर ये ऑडियंस जब देखेगी तो मेरे ख्याल से कोई 99% उनको भी इस चीज़ का नहीं पता, ये होगा। मैं मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक का हक दे सकता है, हक नॉट दे खुला, सकता है। तलाक। खुला और उस पे तलाक पे भी हम डाइवोर्स पे भी बात कर लेते हैं, वो दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो क्योंकि कहते हैं कि मुझे नॉर्मली डाइवोर्स के अगर लिए फाइल औरत करना को है। अलग होना होता है तो शी हैज़ टू गो थ्रू अ खुला, खुला जो आप कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग्स लेकिन होती है जो हस्बैंड देता है वाइफ को, इट इज़ तलाक। वो तो डाइवोर्स जब वो राइट देगा अपनी वाइफ को तलाक का, सो दैट मीन्स कि औरत 3 दफ़ा तलाक 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 बोल वो के खुद ही मैरिज खत्म डॉक्यूमेंट्स कर वो सकती है। उन्हीं के। अब डेलीगेटेड राइट ये होता है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक राइट है, हम्म, तो मैं वो राइट जो है वो अपनी फ़र्ज़ करें वाइफ को दे रहा हूँ, तो वो डेलीगेटेड राइट है। वो इस तरह से प्रिज्यूम किया जाएगा, डीम किया जाएगा कि वो चीज़ मैं खुद उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो शी इज़ लाइक योर स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन, या ऐसे समझे ठीक कि है। मेरे बिहाफ पे वो खुद ही जो है वो डीम ऐसे किया जाएगा कि हस्बैंड ने फ़र्ज़ करें मिस्टर ए ने जो है वो बी को खुद दिया है, तो वाइफ जो है वो खुद ही इट्स डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ पावर ऑफ अटर्नी। ना पावर ऑफ अटर्नी कह लें, डेलीगेटेड राइट। ओके, डेलीगेटेड राइट मतलब कि वो खुद ही जो है वो उस चीज़ के अख्तियार होगी, पाबंद होगी, वो चीज़ कर सकती है। ओके, अब क्लॉज 18 जो है आपके निकाह नामे का, वो कहता है कि आइदर हस्बैंड ने जो है वो अपनी वाइफ को डेलीगेटेड राइट जो है वो डाइवोर्स का दिया है या नहीं दिया। जो बाज़ औक़ात आप अगर अपने निकाह नामे में या एट द टाइम ऑफ निकाह देखेंगे तो वो क्रॉस कॉलम किया। जो है वो क्रॉस हुआ हुआ होता अच्छा। है, वो डिस्कस भी नहीं किया जाता। ठीक है, उसका पर्पज़ ये होता है कि जब हस्बैंड वो डाइवोर्स का राइट दे देता है, तो जब अगर कोई नाचाकी होती है या एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं, अब बिल फर्ज आप कर लें डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। ठीक है, अगर वाइफ कहती है कि आप मुझे डाइवोर्स दे दें तो हस्बैंड नहीं देता। 110% केसेस में इस तरह से होता है कि हस्बैंड जो है वो एक फिर ज़िद आ जाती है, अगर आप मुझसे सेपरेशन ले रहे हैं तो अब ठीक है आप कोर्ट के थ्रू जाएं और फिर आप पूरी प्रोसीडिंग्स और मैं इनिशिएट आपको करें, लीगली चलते सपोर्ट भी रहें। नहीं करूंगा, हाँ, फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करूंगा। उसमें क्या होता है जब आपके पास क्लॉज 18 में डेलीगेटेड राइट होगा डाइवोर्स का, तो उसमें क्या होता है कि आप खुद ही जो है वो हस्बैंड के बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप खुद पे जो है वो डाइवोर्स जो है वो अनाउंस कर देते हैं। वो ऐसे ही डीम किया और जाएगा इसमें कि हस्बैंड ने की खुद ही सिग्नेचर जरूरी है या नहीं? नहीं, वो खुद आप डेलीगेटेड हो उनके बिहाफ पे आप वो कर देते हैं। ओह, सो इट इज लाइक Delegated वन right. पार्टी डिवोर्स। One party. आपको उसकी जरूरत ही नहीं इसमें है। दो चीज़ें होती है, एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। जब आपका म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो फिर में दोनों पार्टीज की सिग्नेचर होना लाजमी है। अब म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है, उसमें फिर हस्बैंड एंड वाइफ की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हस्बैंड ने जो है वो डॉवर अमाउंट नहीं दी, बट वाइफ कहती है कि ठीक है आप मुझे तलाक दे दें, डाइवोर्स अनाउंस कर दें, मैं आपको जो है वो अपना जो हक महर की अमाउंट है वो मैं आपको छोड़ रही हूँ, माफ कर देती तो फिर वो म्यूचुअल डाइवोर्स डीड्स आपकी साइन होती है, उसमें फिर दोनों पार्टीज के सिग्नेचर और विटनेसेस के सिग्नेचर आ जाते हैं। राइट। जगह आप सिंगल डाइवोर्स अनाउंस करते हैं, फ़र्ज़ करें एक ही पार्टी कर रही है, तो उसमें भी आपके विटनेसेस का होना लाजमी है, आपके 2 विटनेसेस होंगे। ओके, व्हाट अबाउट, आई वांटेड टू आस्क यू कि यहाँ पे जैसे बाहर मुल्कों में ये होता है कि जब डिवोर्स होती है तो जो भी हस्बैंड का होता है वो 50-50 स्प्लिट होता है वाइफ में। यहाँ पे ऐसा है? नहीं, यहाँ पे सच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ पार्टीज़ जो है वो शादी से पहले ही अपनी जो है वो कुछ ऐसे समझें कि म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं, या फ़र्ज़ करें शादी जब उनकी ऐसे समझें कि एट द एज ऑफ कि वो शादी ख़त्म होने वाली है, तो वो लोग एक म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं। इनके जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को मेंटेनेंस किस तरह से देनी है, अगर प्रॉपर्टी है, अगर सेपरेट हो रहे हैं तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा जो मेरे बच्चों के लिए होगी। राइट। फ़र्ज़ करें अगर हस्बैंड कहता है कि मैं आपको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, बट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आप अपने पास रखें, इससे जो रेंट आता रहेगा, जैसे जो प्रोसीड आती रहेगी वो आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। Okay. तो वो जो कॉन्सेप्ट फॉरेन में है कि डाइवोर्स के बाद या सेपरेशन के बाद प्रॉपर्टी कितना % वहाँ चला जाएगा, हाँ। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। हमारे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैन एक और है, स्पेशल कंडीशंस इफ एनी, एंड वेदर एनी डॉक्यूमेंट वाज ड्रॉन अप एट द टाइम ऑफ मैरिज रिलेटिंग टू डावर मेंटेनेंस। तो इस ये दो क्लॉजेस क्या स्पेशल है? कंडीशन इफ एनी होता है तो उसमें ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लॉज आपका अवेलेबल नहीं है निकाह नामे में, तो वहाँ पे आप अपनी कोई स्पेशल कंडीशन लिख देते हैं बिल फर्ज। अगर क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि पता होता है कि हाँ मैं सेकंड मैरिज करूँगा, मिसाल के तौर पे की बात बता रहा हूँ, तो उसमें वाइफ अपनी स्पेशल कंडीशन लिख देती है कि अगर आप सेकंड मैरिज करेंगे तो मेरी ये कंडीशन है, आप मुझे जो घर होगा वो सेपरेट देंगे और मेरी जो मेंटेनेंस अमाउंट होगी वो सेपरेट होगी, मेरे बच्चों का ये होगा, मेरे सारी चीज़ें, वो अब एक स्पेशल कंडीशन जो है उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। हाँ। अब मेंटेनेंस का भी है, आप उसमें मेंटेनेंस भी दे सकते हैं। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब
शादी ख़त्म हो जाती है, फिर जाके हम मेंटेनेंस फाइल करते हैं, केस फाइल करते हैं। वाइफ कहती है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज और अब तक जो है उन्होंने तो मुझे कभी मेंटेन कभी किया दिया नहीं, ही नहीं। हाँ, बच्चों को मेंटेन नहीं किया। तो ये होता है कि इसमें एक क्लॉज है, उसमें आप अपनी मेंटेनेंस की अमाउंट जो है वो खुद ही फिक्स कर सकते हैं। सो अच्छा, ये वो मेंटेनेंस अमाउंट है जो आपकी मंथली पॉकेट पॉकेट मनी है। मनी, और वो That means राइट है, कि आपका राइट आपकी है, पॉकेट मनी आपको अपने निकाह नामे में मेंशन कर सकते मेंशन करनी चाहिए। तो फिर ये जो बाद में मसले होते हैं कि मुझे खर्चा नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, सो आपको एक्चुअली लीगल राइट है आपके पास कि आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। वी मूविंग ऑन टू क्लॉज नंबर 21, जिसमें है कि ब्राइड ग्रूम के पास एक एग्जिस्टिंग वाइफ है या नहीं है, उस पर थोड़ा बताएं। जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर किसी की सेकंड मैरिज हो रही होती है तो वो आप क्या करते हैं, अपनी ऐड ऑन करते हैं। आप बताते हैं कि मेरी ऑलरेडी एक मैरिज हुई हुई है और मेरे इतने बच्चे हैं, तो वो एक आपका रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप नादरा के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपकी शादियां शो होती हैं कि इतनी वाइफ्स हैं, इतने बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं फिर। ओके, और अगर कोई अपनी जैसे बीवी छुपाए, जैसे अब नाउ यू कैन आई थिंक डिटर्मिन नादरा से भी हाँ, कि आपकी शादी हुई है, अगर वो लेकिन लेट्स से रजिस्टर अगर हुई हुई है। हाँ, अगर वो शादी रजिस्टर्ड नहीं है और लेट्स से अगर एक इंसान ने दूसरी शादी या तीसरी शादी की और ना पहले वालों को पता है ना इस बेगम को पता है, सो विल दे बी एनी लीगल प्रोसीडिंग्स? देखिए, आप एक तो For फ्रॉड this person? फ्रॉड इस तरह ये की fraud चीज़ें में आप- आता है? फ्रॉड एक किस्म का फ्रॉड है कि आप एक चीज़ छुपा रहे हैं, फ्रॉड में आपकी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बता दूं कि हस्बैंड वाइफ थे। ये केस मैंने कोई तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले जो है वो मैंने इस यहाँ पे आने से पहले मैंने उस ज्वाइन प्रोसीडिंग की थी। उसमें ये था कि वाइफ जो है वो ऑल ऑफ सडन घर से गुम हो गई थी अच्छा, और तकरीबन 6 महीने के बाद 6 महीने तक जो है वो फादर जो है वो बच्चों की खुद मेंटेनेंस करता रहा, ओह, बच्चों को पालना, बच्चों की स्कूलिंग, उनको सुबह उठाना, स्कूल पहुंचाना, सारी चीज़ें वो मतलब वो खुद घर से करता। भाग गई। हाँ, ओके, 6 महीने के बाद जब वो वाइफ आई, उन्होंने क्या किया, एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन होती है जिसमें उन्होंने फाइल की कि हस्बैंड ने जो है वो बच्चे मुझसे छुपा के रखे हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। ओह, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फर्स्ट हेयरिंग पे, क्योंकि बच्चों की एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि माँ का फर्स्ट राइट होता है, क्योंकि एक कौन सी प्रिंसिपल एज तक माँ का ये राइट होता है कि अगर बेटी है तो एट द एज ऑफ 18 ईयर, जब तक वो या प्यूबर्टी के ना आए तब तक। राइट। बेटे का ये होता है कि हिजानत का टाइम फ्रेम होता है 7 to 8 ईयर्स जो है माँ अपने पास रख सकती है। बट इससे भी ज़्यादा जो है वो एक आपका प्रिंसिपल आता है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो अच्छी वेलफेयर है वो कौन कर सकता है। माँ कर सकती है, Financially support. फाइनेंस के अलावा भी काफ़ी चीज़ें आपकी आ जाती हैं उसमें। एक बच्चे की जो है वो एक अपब्रिंगिंग किस तरह से हो रही है, Right. माहौल किस तरह से है, इन्वायरमेंट किस तरह की है, तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उस केस में ये हुआ, फिर वाइफ ने क्या किया, मेंटेनेंस का भी केस फाइल किया और खुला का भी केस फाइल कर दिया। ओके, बट मेरा क्लाइंट मुझे बता चुका था कि यार जैन भाई, इन्होंने जो है वो एक दूसरी शादी कर ली है, बट हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, प्रूफ ही नहीं प्रूफ था। नहीं था कि हम इस चीज़ को किस तरह से प्रूव करें। उस शादी वैलिड नहीं होगी ना, बिकॉज़ शादी तो तलाक हाँ, नहीं नहीं हुई। उसी पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब उन्होंने खुला के लिए प्रोसीडिंग्स फाइल की, तो आप जब भी केस कोई फाइल करने जाते हैं तो आपके अगर निकाह रजिस्टर होता है तो आपका रिकॉर्ड नादरा में आता है। तो जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो आपकी नादरा की वेरिफिकेशन होती है। तो अगर आपके वेरिफिकेशन की पूरा आपका रिकॉर्ड आता है नादरा का, फ़र्ज़ करें जैन सन ऑफ गुलाम शबीर शाह, तो वो आपको पूरा आता है। अगर वाइफ होती है, अगर उसने नादरा में रिकॉर्ड अपना अपडेट किया होता है तो मिसेज ए वाइफ ऑफ बी वो Right. आपका आता है। जब उन्होंने नादरा में वेरिफिकेशन करवाई ना, तो उनके वेरिफिकेशन में जो उन्होंने सेकंड मैरिज कांटेक्ट की थी उनके हस्बैंड का नाम आ गया। ओह, तो वहां से हमने उस चीज को सेकंड मैरिज विद रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड, ओह, वहां से हमने उस चीज को पिक किया कि एक मैरिज ऑलरेडी कांटेक्ट है, उसके लिए आप खुला के लिए आई हैं, ऑलरेडी आप वहां दूसरी शादी भी कर चुकी हैं। हाँ, एंड उसका फिर उसके लिए फिर ये होता है कि फाइनल आप हियरिंग उसमें ये होता है कि 499 आपकी पीपीसी में है, जिसमें आप एक वाइफ के खिलाफ या जो वाइफ शादी के ऊपर शादी करती है तो उसके लिए आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, उसके लिए फिर पनिशमेंट होती है। ओह, तो फिर एट द एंड ये हुआ कि एक ऑफेंस तो था, एक गुनाह तो था, वो तो कमिट हो चुका था, सारी बिल्कुल। चीज़ें हो चुकी थी। फिर बच्चे थे तो हस्बैंड ने क्या किया कि म्यूचुअली फिर उन्होंने जो है वो बैठ के
डाइवोर्स दे दी, फिर भी बच्चों पे जिद थी, बट फादर ने जो है वो बच्चे फिर माँ को दे दिए, फिर उनकी एक म्यूचुअल हम लोगों ने एक सेटलमेंट करवाई कि बच्चे इतने दिन बाप के पास रहेंगे, इतने दिन माँ के पास रहेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी आपको आगे जाके आपको हेल्प कर सकती है इस तरह की चीज़ों में, जिस तरह से एक मैरिज छुपाई हुई और वेरिफिकेशन की बेसिस पे वो एक चीज़ सामने आ गई हमारे पास। ओके अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई लड़की बोले कि मेरी ये शर्त है, कोई सेपरेट सी कोई तो आप कोई क्लॉज ऐड कर सकते हो निकाहनामे में, या दिस इज वो जो लिखा हुआ है ना कि स्पेशल अगर कोई कंडीशन है conditions. तो आप उसमें अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट कंडीशंस का भी रीजनेबल होना बहुत लाजमी है। फर्ज करें अगर मेरे पास कोई एक राइट है बाय लॉ, अगर मैं कहूँ कि आप वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वो लिख तो लेंगे, बट कल को अगर आप कहीं प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने जा रहे हैं तो वो आपको एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसमें आएंगी, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको इशू आएगा। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड मैरिज, क्या लीगली ज़रूरी है फर्स्ट वाइफ की परमिशन लेना? देखें, सेकंड मैरिज के लिए आपने जो है वो फिर यूनियन काउंसिल से रुजू करना होता है। यूनियन काउंसिल ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी शादी भी जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। तो जब आप सेकंड मैरिज इंटैक्ट करना चाहते हैं या सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वाइफ खुद ही परमिशन दे देती है। अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं, यूनियन काउंसिल को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि आपको एक इजाज़त दी जाए सेकंड मैरिज की। ये आप उसमें पूरे क्लियरली स्टेट करते हैं अपने रीजंस कि आप क्यों जो है वो सेकंड मैरिज करना क्या चाह आप रहे हैं। यूनियन काउंसिल को बता सकते हैं कि लाइक या यूनियन काउंसिल का के पास इतना हक है कि वो आपकी फाइनेंशियल बैलेंस पूछ सके? वो पूछती हैं कि देखें, अगर आप दूसरी मैरिज इंटैक्ट करें, आपके इस्लाम में भी ये है कि आप दूसरी शादी तब करें जब आप दोनों को फेयरली ट्रीट कर सकें या दोनों को आप फेयरली मेंटेन कर सकें। और अगर पहली वाइफ में जैसे कोई मसला नहीं है, जैसे नॉर्मली होता है ना कि बच्चे नहीं हो रहे या ऐसा, लेट्स से कि बच्चे भी हैं, वो उसे खुश भी रखती है, लेकिन वो बस उसका बस दिल है, मतलब आई कुड से सेकंड मैरिज, बस वो कोई एज सच कोई रीज़न नहीं है कि वो सेकंड मैरिज क्यों कर रहा है। तो अगर वाइफ बोले नहीं आप नहीं कर सकते, देखें, आपको फेयर रीज़न, आई बिलीव फेयर रीज़न आपने देना होता है कि आप क्या रीज़न है, वरना तो देखें आपकी इजाज़त है आप 4 मैरिज की, बट आपने फेयर रीज़न देना होगा। अब हस्बैंड भी अगर सेकंड मैरिज कर रहा है तो वो भी फेयर रीज़न देगा कि भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। तो दोनों पार्टीज़ की मौजूदगी में ही जो है वो एक फेयर एक होता है। हाँ, अगर वाइफ सिर्फ ये रीज़न दे कि मैं नहीं करने देना चाह रही तो आई बिलीव उस तरह के केसेस में ज़्यादातर जो है वो उसको एंटरटेन नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती। और वो फिर बगैर परमिशन के दूसरी बगैर शादी परमिशन कर ही वो सकता यूनियन है, काउंसिल फिर परमिशन आपको दे मतलब देती है। ऑन बिहाफ ऑफ द वाइफ। हाँ, पर वो यूनियन काउंसिल होता है कि हाँ हमने डेलिब्रेशन की, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, तो यूनियन काउंसिल की परमिशन की बेसिस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, और आई वांटेड टू आस्क यू क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वाइफ जो है वो बगैर किसी रीज़न के घर छोड़ के चली गई है, राइट, ठीक है, तो बाज़ औक़ात केसेस में इस तरह से होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं। अगर वो वाइफ छोड़ के चली जाती है तो उस केस में जो है वो अगर हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है तो वो किस तरह से डील होता है। अगर फ़र्ज़ करें वाइफ घर भी नहीं आ रही, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और तलाक भी नहीं दे रही, तलाक खुला भी नहीं ले हाँ, रही, खुला। और हस्बैंड कह रहा है कि भाई अगर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो करूँ, उसमें ये होता है कि आप एक कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करते हैं कि भाई आई एम स्टिल रेडी, वो घर आएँ, उनकी जो शराइत हैं वो बताएं। अगर वो आप उसमें नहीं जाते और आप कोई रीज़न नहीं देते घर आप क्यों छोड़ के जाते हैं, तो उसकी बेसिस पे भी हस्बैंड जो है विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ वो अपनी सेकंड मैरिज इंटैक्ट कर सकता है। उसमें आपने फिर एक रीज़न देना होता है कि डिसओबीडियंट वाइफ, के ना कोई रीज़न है ना ही कोई वजह है, इवन मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ कि उनकी अगर कोई शराइत है तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। राइट, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी रीज़न्स ऐसे आ जाते हैं जो एट द फेस आप बताते नहीं हैं, या चीज़ें जो है वो क्योंकि जब आप प्री ट्रायल में जाते हैं, जब कॉन्जुगल राइट्स का केस हो गया या सेपरेट, तो आपका एक प्री ट्रायल होता है जो सेपरेटली कोर्ट में या जज के चैम्बर में जो है वो होता है। वहाँ पे सिर्फ एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, एक जज होगा। ओके, तो उसमें आप अपनी चीज़ें बताते हैं, वाइफ बताती है कि ये रीज़न्स हैं मैं क्यों नहीं रहना चाहती, हस्बैंड और वाइफ कहती है कि ये रीज़न्स हैं, हस्बैंड कहता है कि ये रीज़न्स हैं। फिर होता ये है कि दोनों को जब जज बिठाता है तो बाज़ औक़ात जज खुद कुछ ऑप्शंस उनको देता है कि हम इन ऑप्शंस पे कर सकते हैं। ओके, तो होता ये है कि हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि ठीक है हम इस चीज़ तो पे कर सकते पहले हैं। जज उनको थोड़ा काउंसिल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि वो फिर भी होना चाहिए, शादी बच जाए, और जब नहीं होता तो फिर दे मूव टुवर्ड्स द सेपरेशन, खुला जो भी है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे ये रोल अब लॉयर्स को भी प्ले करना चाहिए, काउंसलिंग का। काउंसलिंग का,
ठीक है, अगर बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी एक्सट्रीम होती हैं जिसमें लॉयर खुद कहते हैं कि यार नहीं, सेपरेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं, मुंह सूजा हुआ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस चीज़ें होती हैं जिसको कहते हैं कि उसको होना चाहिए। बट बाज़ औक़ात केसेस ऐसे होते हैं जिस पे आप काउंसलिंग करके उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ आजकल बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वकील समझाने की कोशिश करता है ना, अगर हस्बैंड को भी समझाने की कोशिश करता है या वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, तो वो लोग इस चीज़ को करते हैं कि ये लॉयर तो हमारा काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। या वो अगर फ़र्ज़ करें आप लेटर स्टेज पे, अगर हस्बैंड वो लॉयर समझता है कि यहाँ पे एक बहुत ही थिन लाइन नहीं है, हम इस चीज़ को कम बैक कर सकते हैं या इस चीज़ को हम ओवरलुक कर सकते हैं, हम इस चीज़ को जो है वो सेटल कर सकते हैं। राइट। अगर वो बताता है तो ये एक आ जाता है इल्ज़ाम कि ये तो अदर साइड से मिला हुआ होगा। तो देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सेटल कर सकते हैं, बट एक वो चीज़ आ जाती है आपके दिमाग, आप भी मजबूर है दैट यू हैव टू बी प्रोफेशनल। हम फिर ये होता है कि हमें अपने क्लाइंट के जो राइट है उसको हमने करना है, या हमने क्लाइंट जिस चीज़ के लिए हमारे पास क्लाइंट आया हमने उस चीज़ को फिर अचीव करना होता है। ओके, लाइक आपने अब्यूज़ की बात की, डोमेस्टिक अब्यूज़ लेट्स से, उसका प्रूफ होता है कि पिक्चर है। व्हाट अबाउट इमोशनल अब्यूज़? अगर कोई इमोशनल अब्यूज़ से गुजरता है एंड इट गोज़ फॉर बोथ जेंडर्स, मेन एंड वेमेन, कभी कभार आपके अब्यूसिव वाइफ्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अब्यूसिव हस्बैंड हो, तो फिर इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर आप वो कर सकते हो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स? देखिए आप ये करते हैं कि क्योंकि जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं खुला के लिए या सेपरेशन का होता है, तो उसमें हम मेंशन करते हैं कि मेंटली फिज़िकली वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। राइट। बट हमारे पास कोई ऐसी एक मेजरमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम डिटरमाइन कर सकें कि मेंटली आपको क्या डैमेज पहुंचा। राइट। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वाइफ के पास ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं या हस्बैंड के पास ऐसी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं जो प्रूव करती हैं एंटी डिप्रेसिंग, या वो एक ट्रीटमेंट आप ले रहे होते हैं। अब हमारे पास एक क्रिमिनल केस है, उस पर खुलासा नहीं है, बट वो हमने उस पर डैमेजेस किया है कि मेंटल एगनी हुई, राइट, वो बहुत उस पर टॉर्चर हुआ, तो वो एक डिजीज़ का शिकार हुए जिसपे पूरी इनकी प्रिस्क्रिप्शन है, जिसपे हमारी केस प्रोसीड हो रहा है, हमारे पास एविडेंस है, एवरीथिंग वुड बी या तो आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए जो आपकी इस एलिगेशन को प्रूव करे कि मेंटल अब्यूज़ हुआ है या इस तरह की चीज़ हुई है। क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, वो बहुत ही आप ऐसा समझिए कि फुल ऑफ टेक्निकलिटीज़ है। वो एक एक चीज़ को करने के लिए अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या अब अगर इल्ज़ाम नहीं भी है, अगर वो चीज़ हकीकतन में हुई है, बट उसको प्रूव करने के लिए आपको सदियां लग जाएंगी, उसके पास एविडेंस नहीं है, सारी चीज़ें। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे तो कोर्ट्स क्या करती हैं, असिस्टेंस लेती हैं डॉक्टर्स से, मेडिकल असिस्टेंस होती है, या उस फील्ड को जो इसका एक इवैल्यूएशन करवाते हैं, दे हैव दैट मेंटल इवैल्यूएशन। अच्छा, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। और हमारे जो कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो इतने स्लो हैं, तो लेट्स से अगर कोई अब्यूज़ का शिकार है तो वो बेचारी तो कोर्ट पे आके, या वो जो हस्बैंड है बेचारा आके कोर्ट आना जाना, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी हैव सच स्लो प्रोसीडिंग्स? देखिए हमारा लॉ जो है वो फुल ऑफ टेक्निकलिटीज़ है। फुल ऑफ टेक्निकलिटीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें जब भी कोई केस फाइल होता है, तो उसकी इंटीमेशन के लिए आप नोटिस भेजते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फाइलिंग वाली पार्टी होती है उसकी तरफ से नोटिस सर्व नहीं होते, तो वो उस नोटिस को फिर रिपीट किया जाता है कि उसकी नॉलेज में आना चाहिए कि वो उसका अपना जो है वो आके डिफेंस दे। तो इन सब चीज़ों को प्रोसीड करते करते आपको टाइम लग जाता है। फिर ये होता है कि एक मौका और दे देते हैं। तो या ये होता है कि ये सिर्फ एक पार्टी की तरफ से नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी दोनों कंटेस्टिंग पार्टीज़ की तरफ से ये चीज़ आ जाती है कि आज वो अवेलेबल नहीं है, आज ये एविडेंस अवेलेबल नहीं है, आज इस चीज़ का टाइम नहीं है। क्योंकि देखें आपकी कोर्ट्स भी ओवरबर्डन हुई भी होती हैं। That's what I was asking, कि कोर्ट्स क्यों ओवरबर्डन है? कोर्ट्स ओवरबर्डन होने की ये है कि आपके पास केसेस ज़्यादा हैं, आपके पास जजेस कम हैं। अच्छा, ठीक है, उन चीज़ों को अब फ़र्ज़ करें अगर आपके पास सिर्फ एक फैमिली केस नहीं है, एक जज है जिसके पास 3 जुरिस्डिक्शन है, अगर वो सिविल केसेस भी देख रहा होता है, वो फैमिली केसेस भी देख रहा होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई कोर्ट वैकेंट है, कोई कोर्ट खाली है, तो उसका वर्कलोड भी उस जज के पास होता है। तो जज अगर कोई चीज़ अनाउंस करता है या प्रोनाउंस करता है तो उसको वो रिटन में भी देनी होती है, उसको डिटेल ऑर्डर भी करना होता है, सारे एविडेंसेस को, चीज़ों को एग्जामाइन भी करना होता है। तो ये एक हमारे जुडिशल सिस्टम का एक बैकड्रॉप है कि हम जिसकी वजह से हमारे जो केसेस जो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होते हैं, उसमें फिर पार्टीज़ का भी आ जाता है। बाज़ औक़ात आपकी बार काउंसिल्स की स्ट्राइक्स भी आ जाती हैं, उसमें कोई ना कोई रीज़न ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से आपके केसेस जो है वो ज़्यादातर
प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। मोस्टली आपके डाइवोर्स के केसेस हो गए, सेपरेशन खुला के केसेस आ गए, तो मोर और लेस आपके 1 मंथ या 2 मंथ्स में जो है वो आपके डिसाइड हो जाते हैं। आपके जो डिवोर्स केसेस है वो 2 महीने तक, उसके मैक्सिमम बाद आपके 2 फाइनल मंथ में हियरिंग हो जाती है। फाइनल हियरिंग सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। अच्छा जैन, मुझे बताएं कि खुला में और एक्चुअल तलाक में व्हाट इज़ द डिफरेंस, एंड लेट्स से जब तलाक हो जाती है या खुला हो जाता है तब आपके बच्चों की कस्टडी क्या होती है, मंथली मेंटेनेंस कितना, और इज़ इट लाइक यहाँ पे ज़रूरी है, मतलब ऐसे कभी कभार ऐसा होता है ना, तलाक दे के बस रख दिया साइड पे, मतलब देयर इज़ नो एलिमनी बोलेंगे ना उसको, इज़ कोई देयर ऐसी चीज़ एलिमनी? आपकी सेटलमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपकी नहीं है ऑलरेडी। देखिए, खुला और डाइवोर्स 2 डिफरेंट सेपरेट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट राइट्स हैं। डाइवोर्स जो होता है वो मेनली आपके हस्बैंड का राइट होता है राइट, कि वो अपने डाइवोर्स जो प्रोनाउंस कर सकता है, अनलेस उसने डेलीगेट किया। डेलीगेट किया हो। खुला ये है, खुला जो है वो वाइफ का राइट होता है कि वो अगर सेपरेट होना चाह रही है ऑन अकाउंट के वो कोई भी रीजंस हैं कि शादी जो है वो डेड हो चुकी है, कोई इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, तो वो अपने खुला के राइट को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। देखिए, अब खुला के लिए डाइवोर्स का तो ये होता है कि हस्बैंड स्टैम्प पेपर पे या 2 गवाहों की मौजूदगी में वो डाइवोर्स प्रोनाउंस कर सकता है। बट खुला के लिए वाइफ हैज़ टू फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला। ओके, तो क्योंकि वो ये होता है कि खुला के लिए आपको फिर हस्बैंड की मौजूदगी चाहिए होती है, उसकी मौजूदगी में ही सारी चीज़ें, फिर प्री ट्रायल स्टेज और सारी चीज़ें आपकी होती है। तो वो पूरा एक आपका कोर्ट के थ्रू एक प्रोसेस, अगर वाइफ अपना राइट एक्सरसाइज करना होता है तो खुला के लिए उसको कोर्ट केस के में थ्रू जाना जाना होता है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जब फैमिली मैरिजेस जब ब्रेक हो रही होती हैं तो यही एक एक्सरसाइज ज़्यादातर सामने आती है। हस्बैंड कहता है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, अगर आपने सेपरेट होना है तो आप खुला आप ले लें। कोर्ट से करें। रीज़न बीइंग कि सिर्फ वो कोर्ट की पूरी वो ख्वारी करें और पूरी सारी चीज़ें होती रहें, अज़ियत पहुंचा रहे हैं ना। देखिए, अगर आप शादी डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अगर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होनी तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स कर लें। म्यूचुअली कर लें, हाँ। अगर आपको हक अगले मेहर पे बंदे को सारी आप चीज़ें, क्यों इतना परेशान कर म्यूचुअल रहे हैं? डाइवोर्स कर सकते हैं उस पे। बात की आपने कि कस्टडी के मैटर्स किस तरह से फिर अगर आपके बच्चे हैं, उसमें देखें, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे जो दर्दनाक या अज़ियतनाक चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं जब हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन होती है वो बच्चों की होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो ज़िद हुई या आपके कोई भी रीजंस हुई, आपकी सेपरेशन हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो आपके बच्चे करते हैं, मेंटली सफ़र करते हैं आपके बच्चे। होता ये है कि जब आपकी कस्टडी, जो कस्टोडियल पेरेंट होता है, कस्टोडियल पेरेंट ये होता है कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन बच्चे किसके पास हैं। ओके, जिसके पास बच्चों की कस्टडी नहीं होती, अगर फ़र्ज़ करें वाइफ घर छोड़ के जा रही है तो बच्चे अपने साथ लेके जा रही है, तो वो कस्टोडियल पेरेंट कहलाएगी। ओके। तो नॉन कस्टोडियल पेरेंट क्या करता है, वो फैमिली कोर्ट में जाके कस्टडी का एक केस फाइल करता है कि बच्चों की कस्टडी मुझे दे दी जाए। तो शेयर्ड कस्टडी क्यों नहीं डिसाइड करते? देखें, वही मैंने रीज़न दिया कि जब एक ज़िद आ जाती है पेरेंट्स के बीच में तो वाइफ कहती है कि मुझे बच्चे नहीं मिलने देने। तो हमेशा तलाक या खुला जो है इट हैज़ टू एंड ऑन अ बिटर नोट। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि बहुत ही स्मूथ शेयर्ड कस्टडी भी है? ऐसे भी केसेस होंगे, हर कोई तो ऐसा नहीं है ऐसे। ना? मैं एक लॉ फर्म में काम करता था जहाँ पे हम ज़्यादातर मेनली फैमिली केसेस वगैरह को हम वो करते थे। तो उसमें ये होता था कि एक हमारे पास केस था जिसमें हम लोगों ने एक म्यूचुअल सेटलमेंट करवाई थी। वाइफ खुला के लिए ऑप्ट करना चाह रही थी और हस्बैंड, जब हमारी कोर्ट में हुई तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, हम जो है वो एक म्यूचुअल कर लेते हैं। राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक म्यूचुअल डाइवोर्स डीड साइन की। म्यूचुअल डाइवोर्स डीड के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक म्यूचुअल सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लिया। उसमें उन्होंने अपनी टर्म्स डिसाइड कर ली कि फ़र्ज़ करें अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो जो समर वेकेशंस होंगी, समर वेकेशन फर्स्ट 2 मंथ्स की हैं, जून जुलाई, तो 1 मंथ जो है वो बच्चे मदर के पास होंगे, 1 मंथ जो है वो फादर के पास होंगे। ओके। और मेंटेनेंस जो है वो, अगर वाइफ, उसमें वाइफ ये है कि जॉब करती थी, वो भी अर्न करती, तो दोनों डिसाइड किया कि बच्चे हम दोनों के हैं, मैं भी शेयर दूंगी, आप भी देंगे, हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम दोनों ऑपरेट करेंगे। ओके। जो बच्चों की मेंटेनेंस के लिए होगा, बच्चों की वेलबींग के लिए होगा, बच्चों की ग्रोथ के लिए होगा, तो हम उसको उस तरह से करेंगे। अगर फिर ये होगा कि हम एनुअली जो है वो उसको अपनी एक सेटलमेंट करते हैं, एनुअली हम इतने % जो है वो मेंटेनेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। तो वो एक बहुत ही गुड नोट पे ये था जिसमें बच्चे भी सफ़र नहीं करते और आप भी जो है वो अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें कर देते। लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है बैड। इस पे मैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट होता है ये होता है कि जब आप ज़िद पे होते हैं, वो आप क्या करते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़िद पे हैं कि बच्चे मेरे पास है, मैं घर मिलने नहीं दूंगा या बच्चे मैं घर मिलने नहीं दूंगी। मदर जो है या कोर्ट में मिलने आए या फादर कोर्ट में मिलने आए। दैट्स सैड।
वहाँ पे क्या होता है कि हथकड़ियों में लगे हुए मुजरिम भी आपके आ रहे हैं, और वो बच्चे पे क्या बच्चे इम्पैक्ट पे पड़ ऊपर रहा है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब मेरे पास एक कस्टडी का केस है जिसमें माँ सेपरेशन से पहले 2 बच्चे अपने साथ लेके गई, Okay. एक बच्चा जो है फादर के पास छोड़ के गई। हाँ, तो तो वो अब तो बहन भाई से अलग हो गया। बहन भाई से यह है कि जो बच्चे माँ के पास थे वो अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बाप अगर कोर्ट में बैठ के बच्चों को कोई चीज़ दे रहा है तो बच्चे माँ के पास मुड़ के देख रहे हैं कि हम कि ये हम चीज़ ले लें या लें। ना लें। ओ माय गॉड। सेम यही केस जो है वो, जो बेटा बाप के पास है वही चीज़ वो भी कर रहा है कि माँ के साथ मिलने के लिए वो वहाँ पे बैठने के लिए तैयार है। बट एक बच्चा जो 6 साल से हाँ, अपने बाप के साथ रहा है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो माँ के साथ नहीं जाएगा। बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग माँ नहीं की। है, वो एक अपनी माँ के साथ फेमिलियर नहीं है। जो बच्चे बाप के पास हैं वो माँ के साथ फेमिलियर नहीं, जो माँ के पास है वो अपने बाप के साथ फेमिलियर और नहीं है। फिर वो एक कांस्टेंट ब्रेन वॉश भी बिल्कुल, करता है ना बिल्कुल, पेरेंट, बिल्कुल, बिल्कुल कि इस तरह तुम्हारा से बाप है। ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, ये वो यूं, ये होता अब है। मेरा क्लाइंट मुझे कॉल करता है कि जैन भाई वो बच्चे जो है वो आज मिलने थे, बट माँ, जब मैंने कॉल की अपनी वाइफ को, एक्स वाइफ को कि मैं बच्चे लेने आ रहा हूँ, तो पीछे से वाइफ कह रही है कि बच्चे नहीं मिलने देने। हाँ, अब फादर को कह दें कि आज हम मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। देखें, जब हम कोर्ट में फिर दोबारा गए कि आप हमें कस्टडी दे दें, तो देखें यहाँ पे जजेस भी जो है बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं। उन्होंने दोबारा से माँ को बुलाया कि भाई देखें, जब एक स्मूथ वे में एक चीज़ चल रही है आप बच्चों को मिलने दें। उससे क्या होगा, बच्चों में इम्पैक्ट होगा। अब वो जो बच्चा फादर के पास था वो मुझसे आके, अब बाज़ औक़ात मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बच्चे से बात करूं कि देखें कि उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, Right. बच्चे किस तरह से जा रहे हैं, तो हम फिर केस को फिर हम समझाने की कोशिश करते। बच्चा मुझे कहता है कि यार जैन भाई, ये पिछले 6 साल से यही अम्मी अबू की बैटल चल रही है, कब तक मैं कोर्ट आता रहूँगा। वो भी बेजार है बच्चा। वो भी बच्चा भी जो है वो इन चीज़ों से ज़्यादा सफ़र करते हैं। आपने फिर खुद तो डिवोर्स लेके 6 साल से अलग हो गए, लेकिन 6 साल से बच्चों का केस चलाया बच्चों हुआ का केस चल रहा है। देखें, जब आपका केस एक डिसाइड हुआ, आपने म्यूचुअली डिसाइड कर दिया कि जो 2 बच्चे मेरे पास वो मेरे पास रहे, जो एक आपके पास वो आपके पास रहे, और हम म्यूचुअली जो है वो बच्चों को मिलने देंगे। और एक कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे, ताकि बहन भाई में भी एक आपकी आपने सिमिलरिटी वो हो। तो सेपरेशन आपने क्रिएट कर दी है, बिकॉज वो 2 अलग हो गए और ये एक अकेला अलग हो गया। अलग हो गया। सो दैट्स वेरी सैड। अच्छा, पाकिस्तान में इज इट अ लीगल राइट कि जब हस्बैंड डिवोर्स देता है तो फिर मंथली भी उसको अपनी वाइफ को ही हैज टू पे हर, नहीं, इन बच्चे हो या ना हो, दोनों सूरत में? देखें, जब सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गया या खुला हो गई, तो वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड है अपनी मेंटेनेंस के लिए जब तक उसकी मैरिज इंटैक्ट होती है, और इद्दत का जो आपका टाइम फ्रेम होता है तब तक आपको जो है वो हाँ, मेंटेनेंस मिलेगी, जो 3 मंथ्स कुछ टाइम आपका होता है। ओके। बच्चों की मेंटेनेंस का ये होता है कि जो बेटी होती है, बेटी के लिए ये होता है कि जब तक उसकी शादी हो तब तक, और जो बेटा होता है टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स फादर ने जो है वो मेंटेन करना है। मतलब उसकी स्कूलिंग, कपड़े, सब कपड़े, कुछ बाप सारी चीज़ें करेगा। उसमें आनी है, वो ठीक है, करनी है। बाज़ औक़ात आपको ऐसे केसेस में मिलेंगे कि फादर आके कहता है कि मैं तो उतना अर्न ही नहीं करता, मैं कैसे करूं। बिल्कुल। काफ़ी ऐसी हैं कि आपके बच्चे हैं, आप एक जॉब करें, 2 जॉब्स करें, 3 करें, आपने मेंटेन करना है। बाज़ औक़ात यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे फादर कहता है कि मैं पैसे देने के बजाय मैं ये चीज़ें सारी खुद करूँगा, मैं स्कूलिंग की फ़ी जो है वो खुद दे दूँगा, बच्चों के कपड़ों के लिए ये मैं दे दूँगा, मेडिकल अगर कोई होता है आप मुझे बता दें, मैं कर दूँगा। जो मैंने आपको एक केस पहले बताया, जो बहुत एक सैड इंसिडेंट जो मैंने फेस किया, जिसमें वो वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी। Right. उसमें यह था कि बच्चे की एक बच्चा बीमार हुआ। बच्चा बीमार होने के बाद मदर ने जो है वो उसको एडमिट करवा दिया। एडमिट होने के बाद उस बच्चे की फादर को उन्होंने बताया नहीं कि वो एडमिट है। और मेरे पास काफ़ी टाइम के बाद जब वो केस सारी चीज़ें हो गई सर, उसके बाद क्लाइंट के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं, क्लाइंट ने मुझे कॉल की कि जैन भाई मैं फ़लाँ बंदा बात कर रहा हूँ, वो रिक्शा ड्राइवर था, कि आपको याद है मेरा आपने केस? मैंने कहा जी जी मुझे याद है। कहता है जैन भाई वो मेरा जो बड़ा बेटा था ना उसकी डेथ हो गई। मैंने कहा कैसे? कहते हैं वो जो बच्चा मेरे पास वो था वो बीमार रहा, उन्होंने मुझे बताया नहीं, जब डेथ हो गई अब उन्होंने मुझे कॉल किया कि बच्चे की डेथ हो चुकी है और आप आ जाएं। तो एक मेरे लिए वो एक ऐसा सदमा था जिससे मैं अभी तक नहीं निकल सका। दिस इज वेरी सैड। तो इस चीज़ के लिए है कि ये पेरेंट्स के लिए एक होना चाहिए कि आप अपनी जंग में, अपनी ज़िद में, अपनी अना में अपने बच्चों को ना, बच्चों को आप उसको वो ना करें, क्योंकि कस्टडी के केसेस में ये चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। और एट द मोमेंट लास्ट में आके कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद फिर या माँ पछताती है या फादर पछताता है कि काश ये चीज़ ना होती। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसका जो मेंटल स्टेट है वो रिलेशनशिप्स, शादी में उतना स्ट्रांग नहीं Different, होता। वो बिल्कुल कहता होता है है कि नहीं, बिकॉज ही सीन अ बैड मैरिज उसने बचपन से। अगर वो उसने सिंगल पेरेंट ने अगर उसकी अपब्रिंगिंग की है, तो अगर वो माँ के साथ रहा है तो वो सिचुएशन देख चुका है, अगर वो अपने फादर के साथ रहा है तो वो सिचुएशंस भी देख चुका है। तो वो चीज़ आपको
आपकी पूरी ज़िंदगी तक वो हंट एक करती ट्रॉमा रहती है एक जो trauma आपके साथ एक पूरा चलता चलता रहता है, रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रीनप? पाकिस्तान में प्रीनप्चुअल होता है? नो? नहीं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ही, मैंने अब वही कहा कि अगर कोई कर ले अपनी कोई म्यूचुअल सेटलमेंट एग्रीमेंट जैसी की चीज़ें हों तो नहीं है। आप देखें यहाँ पे तो एक आपका निकाहनामा जो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी भी लोगों को ज़्यादातर उसकी नॉलेज नहीं है। इतने क्लॉजेस जो आज मुझे खुद पता चले काफ़ी कि एक चीज़ें ऐसी लड़की होती के हैं जो हम पास कर सकते हैं। बहुत सारे राइट्स हैं। मतलब आपने एक चीज़ नोट की कि जब सोसाइटी में वो कहते हैं निकाहनामा है, तो वो ऐसे आपको पोर्ट्रे किया हुआ है कि निकाहनामे में लड़की के पास कोई राइट नहीं ऐसे ही है है। एक्सेप्ट कि वो बस साइन करे साइन एंड कर दे नाउ और शी इज़ हिज। मतलब उसमें यह है कि मुझे मंथली इतने पैसे चाहिए, मुझे आप अभी देंगे पैसे या बाद में देंगे। देयर सो मेनी क्लॉजेस। अच्छा जैन, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, शायद हो सकता है ये हमसे मिस हो गई, कि अगर आपकी निकाहनामे में लिखा हुआ है ना कि मंथली जो है वो मुझे हस्बैंड बिल फर्ज 1 लाख जो है वो पे करता रहेगा, पॉकेट मनी देगा। कल को अगर आपको किसी रीज़न की वजह से घर से निकाल देता है तो होता ये है कि आप मेंटेनेंस का जब केस फाइल करते हैं रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस के लिए, तो फिर आप करते हैं वो इतना अर्न कर रहा था, आप फिर इस क्लॉज पे रिलाय करते हैं कि हस्बैंड ने जो है वो मुझे 1 लाख देने के लिए तैयार था, विच मीन्स कि वो इतना सफिशिएंट है, वेल ऑफ है कि वो 1 लाख रुपए दे सकता है। Right. उसकी अगर एक प्ली हो कि भाई मैं तो इतना अर्न ही नहीं करता, भाई अगर आप इतना अर्न नहीं करते थे तो आपने 1 लाख आपने दिखवाया क्यों? तो ये चीज़ फिर Exactly. आपको सपोर्ट कर देती है, ये चीज़ें फिर आपको सपोर्ट फिर करती है। ऐसे सेटलमेंट्स हुए हैं? कभी बिल्कुल ऐसा पैसे मिले हैं? मिलते हैं बिल्कुल। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि वाइफ के पास एविडेंसेस होते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो इतना अर्न कर रहा है, मेरा हस्बैंड जो है वो इतने टैक्सेस पे कर रहा है। Okay. तो एक केस ऐसा हुआ था जिसमें वाइफ जब घर छोड़ के आ रही थी तो वो सारी चीज़ें प्रूफ अपने पास लेके आई थी। जब हमने मेंटेनेंस का केस फाइल किया तो उसमें जब हमारे पास सारे एविडेंसेस थे, नॉर्मली जो है वो मेंटेनेंस आपको फ़र्ज़ करें अगर 7 to 8,000 या 10,000 जो रैशनल अमाउंट मिलती है, तो बाज़ औक़ात वो एक रैशनल अमाउंट उसकी वेल ऑफ या वेल बीइंग या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बेसिस पे कोर्ट आपको एक रैशनल अमाउंट डिसाइड करती है। बाज़ औक़ात 50,000 भी मिल जाती है, बट वो सोली डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से प्रूव कर रहे हैं कि हस्बैंड कितना अर्न करता है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिवोर्स सेटलमेंट अमाउंट जो आपने अपने करियर में अभी तक फेस किया है? उसमें ये है कि प्रूव करना होता है कि मोस्टली ये होता है कि पर मंथ के हिसाब से 55,000 जो है वो वाइफ के लिए हुई थी, क्योंकि वाइफ अगर केस फाइल करती है कि मुझे जब तक मेरी शादी इंटैक्ट रही है मुझे उन्होंने कभी मेंटेन नहीं किया, तो उसमें फिर ये होता है कि हम पास्ट मेंटेनेंस क्लेम करते हैं टिल इधर टाइम फ्रेम। Okay. तो फिर कोर्ट क्या करती है, 1 महीने की जो है वो 55 डिसाइड कर देती है। फ़र्ज़ करें अगर 2 साल शादी चली है तो 55,000 को वो 2 ईयर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करके वो आपको दे देते हैं। अगर पर ईयर कोई अगर इंक्रीमेंट के वो कह देते हैं कि 11% पर एनम जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, तो वो अमाउंट भी आपकी कैलकुलेट होकर उसमें आ जाती है। ओके अच्छा, नॉर्मली अगर जब हस्बैंड तलाक देता है तो ही जस्ट हैज़ टू से तलाक 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 3 टाइम्स। इज़ इट लाइक द राइट वे फॉर तलाक, या नॉर्मली ये भी मैंने सुना है कि इट्स एक्चुअली आप 3 दफ़ा बोलती हो लेकिन इट्स काउंटेड एज 1? देखें वो डिफरेंट ये होता है कि आपकी जो खुला जैसे वाइफ लेती है वो आपकी काउंट एज अ 1 होती है। अगर वो विद इन 3 मंथ्स दोबारा से उनके आपस में सेट वो हो जाते हैं, आपके रुजू कर लेते हैं या वो आपस में जो है वो सेटल कर लेते हैं, तो अगर 3 मंथ से पहले जो है वो करते हैं तो वो आपकी दोबारा से शादी इंटैक्ट हो जाएगी, आप दोबारा से निकाह ईजिली कर सकते हैं। होता ये है कि अगर वो डाइवोर्स दे रहे होते हैं, आप 3 बार करते हैं कि मैं तलाक दे रहा हूँ, वो चुप हो गए, ठीक है, और फिर आपने वो दोबारा से एक टाइम फ्रेम है, अगर 3 महीने से पहले दे देता है तो दूसरी उसने देनी होती है। अगर वो नहीं दे रहा, टाइम फ्रेम आपका कंप्लीट हो जाता है तो 3 months is the time frame. वो नहीं होता। अब शिया लॉ में ये है कि आप अगर 3 मंथ्स में नहीं हो रहा तो वो प्रज्यूम की जाएगी कि ये हो गई। अगर उसी दौरान अगर आप रुजू कर लेते हैं तो आपकी वो दोबारा से वो हो जाएगी। होता ये है कि बाज़ औक़ात जब आप डाइवोर्स डीड करते हैं या आपके सुन्नी लॉ में है कि वो कहता है कि मैं तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ, तो वो आपकी कंप्लीट तलाक हो जाती है वन गो में। वन गो में कहता है मैं तलाक। बाज़ औक़ात फैमिलीज़ ये करती हैं या हस्बैंड ये करता है कि एक नोटिस दे देता है कि तलाक का फर्स्ट नोटिस, Okay. फर्स्ट तलाक मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। हो सकता है कि Alright. एक स्पेस दे रहे हैं कि हो सकता है हमारी इस टाइम वो- फ्रेम में हो जाए, हाँ. नहीं होती तो विद इन टाइम फ्रेम में वो अपनी दूसरी तलाक का नोटिस भेज देता है। तो वो क्या कहता है सेपरेटली वन करके देता है। अगर वन गो में कहता है कि मैं तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ, तो वो आपकी हो जाती है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब वो डाइवोर्स डीड साइन हो, डाइवोर्स पेपर साइन होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि आई सन ऑफ बी अनाउंस तलाक ऑन सी डॉटर ऑफ डी। तो वो Okay. 3 बार उसमें रिपीट करते हैं। अगर वो वर्बली देना चाहे तो वर्बली दे सकता है, बट बाज़ औक़ात ये होता है कि जब वर्बली होती है तो वर्बल को फिर प्रूव करना, फिर वो Proof क्योंकि is the फिर whole-
वाइफ जब जाती है, अगर फ़र्ज़ करो उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, तो आपसे पहले प्रूफ मांगे कि भाई आप हमें दिखाएं तो से आपको डाइवोर्स आपको डिवोर्स तो कोशिश ये होनी चाहिए या चीज़ें ये होनी चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए कि जब आप यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए, या आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने जो है वो NIC से नाम हटाना चाह रहे हैं हस्बैंड का, तो आपने वो चीज़ें आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट फिर देना होता है। अच्छा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन कोर्ट मैरिजेस? देखिए उसमें क्या लीगलाइजेशंस है, और उनका भी यही होता है कि मैं इस अगर पे एक कर दूं, कोर्ट मैरिजेस काफ़ी लोगों को ये पता है कि उनको लगता है कि हम जज के सामने जाके शादी करते हैं, हाँ बट वो जज के सामने शादी नहीं होती। कोर्ट मैरिजेस लाइक नहीं होती। नहीं, कोर्ट मैरिजेस लाइक कि आपके निकाह वही निकाह खान ही करवाते हैं, अच्छा, वही आपका निकाह लेकिन नामा कोर्ट होता में है। होता है। कोर्ट में आप सिर्फ एक जाते हैं कि फ़र्ज़ करें काफ़ी लोगों ने घर से छुप की शादी कर ली, हाँ, अब वो कोर्ट में जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। सो कोर्ट मैरिज हैज नथिंग टू डू विद मैरिज। नहीं, और मुझे उसमें ये मुझे होता है आज तक यही था कि आपको कोर्ट से कोई पेपर मिलता है और हाँ, वो वहाँ पे उसमें ये होता है कि आप फ्री विल करते हैं अपनी, कि हम किसी ज़बरदस्ती के तहत नहीं है, हम दोनों ने एक affidavit होगा ना? अपनी रजा खुशी से शादी की। वो फिर होता है कि आपकी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है जज के सामने सही कि हमने अपनी मर्जी से की है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि वो एक ऑनर किलिंग या Honor चीज़ें आ killing जाती में, हैं, हाँ। तो उस चीज़ से वो सेफ गार्ड करने के लिए सारी चीज़ें फिर वो पुलिस की प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं कि हमें पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाए, हमें ख़तरा है। तो बेसिकली कोर्ट मैरिज ये होता है कि आपकी एक स्टेटमेंट होती है कोर्ट के सामने, सही। बाकी आपका जो निकाह है वो वो निकाह same। खान जो है वो सेम निकाह खान वो करते हैं, फिर वही यूनियन काउंसिल से रजिस्टर होना, तो वो पूरा तो जब adopt होता है। तलाक या खुला होगी उनकी भी प्रोसीडिंग्स ऐसी हाँ, होगी, वो सेम सेम ही सेम होगी। होती हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। एंड व्हाट अबाउट अगर हस्बैंड कोई गिफ्ट दे महंगा, लाइक लेट्स से एक फ्लैट दे दिया एंड इट्स अ गिफ्ट नॉट अ हक महर, सो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स अगर वो बोले कि मेरे गिफ्ट वापस करो, तो ये इज इट लीगल? देखें, गिफ्ट जो होता है आपको वो इरिवोकेबल होता है कि गिफ्ट अगर आपने दे दिया, देने वाले ने दिया और लेने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपका गिफ्ट जो है इरिवोकेबल हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड ने जो है वो आपको कोई रिंग दे दी, या वाइफ ने हस्बैंड को कोई चीज़ दे दी एट द टाइम ऑफ मैरिज या शादी के दौरान ही कोई चीज़ दी, तो वो चीज़ आप वापस क्लेम नहीं कर सकते। देखें, हक महर और आपका जो गिफ्ट होता है वो सेपरेट होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है कि फ़र्ज़ करें अगर लिखा है कि हक महर में मैं आपको इतने तोले जो है वो सोना दूंगा, ठीक है, बाद में ये होता है कि मुंह दिखाई में भी उन्होंने कोई गोल्ड दिया होता है, तो वो हक महर में काउंट वो कर क्या लेते कहते हैं कि ये जो 2 तोले मैंने आपको हक में उसमें मुंह दिखाई में दिए थे, वो 2 तोले ये हो गए और 3 तोले जो है बाकी मैं आपको दे नहीं, बोथ आर सेपरेट। अगर आपने 5 तोला गोल्ड जो है वो कहा है कि वो मैं हक महर में दूंगा, तो वो सेपरेट है। आपने जो मुंह दिखाई में दिया है या एज ए गिफ्ट कोई चीज़ दी है, तो वो एक सेपरेट है। तो अगर शादी आपकी ख़त्म होती है, डाइवोर्स होता है या खुला होती है, तो दोनों वे में अगर वाइफ ने कोई गिफ्ट दिया हुआ है तो वो क्लेम बैक नहीं कर सकती, अगर हस्बैंड ने कोई गिफ्ट दिया है तो वो क्लेम बैक नहीं कर हो सकते, वो सकता। इरवोकेबल नहीं होते। ओके, थैंक यू सो मच जैन। हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए एंड बहुत सारी जो आई थिंक जब ये एपिसोड पोस्ट होगा, इट्स नॉलेज, इट्स एक्चुअली कंसल्टेशन, बिकॉज लड़कियों को आई डोंट थिंक कि उनको पता होगा कि निकाहनामे में इतने सारे क्लॉजेज हैं जो हम एक्चुअली बैठ के फिल कर सकते हैं कि हमारी आगे की जो ज़िंदगी, हम नई ज़िंदगी जो शुरू करने वाले हैं वो आसान हो। जैन, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव, दैट्स योर कैमरा। देखिए, अगर हम कस्टडी पे बच्चों के, मैंने तो आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया कि जब कस्टडी के, अगर देखें अगर मैरिज के लिए आप लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि जो हमने केसेस कोर्ट्स में देखे हैं या बाहर देखे हैं, उन चीज़ों से अगर हम सबक लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप पहले से ही चीज़ें डिसाइड कर लें कि आप किस तरह से अपनी मैरिज को लेके जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि सेपरेट अलग घर की वो होती है, मेंटेनेंस की चीज़ों पे आ जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर प्री डिसाइडेड होंगी, आप एक खुली किताब अगर एक दूसरे के सामने होंगे, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा भी देंगी और आपकी शादी बहुत अच्छे से चलेगी। और चीज़ें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, बैठ के डिस्कस करें, सारी चीज़ें करें कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम किस तरह से करेंगे। अगर आपकी शादी खुदा ना खासा किसी की शादी में ऐसी चीज़ ना हो, शादी ना टूटे, अगर इस तरह की चीज़ें एक एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती हैं, तो कस्टडी और बच्चे अगर हैं तो उन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से और खुश असलूबी से हल कर सकते हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग कोर्ट, विदाउट बच्चों को कोर्ट लेके जाएं, आप म्यूचुअली उन चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। देखें, अगर आप मेंटेनेंस देंगे सही, तो वो भी तो आपके अपने ही बच्चे हैं ना, तो उन चीज़ों पे आप बहुत अच्छी तरीके से उनकी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच जैन, आपने हमें टाइम दिया एंड वी लर्नड अ लॉट एंड थैंक यू वेरी थैंक मच. यू सो मच. आप लोगों ने भी मुझे एक प्लेटफॉर्म है कि हम काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कन्वे करना चाहते हैं जो नहीं हो पाती. जैसा से अगर हम कोई एक सेशन देना चाहें, बाद औक़ात ये होता है कि हम पब्लिक एट लार्ज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते. वहाँ पे बिल्कुल. गिने चुने आपके चंद लोग आ गए, उन्होंने सुन लिया. तो आई बिलीव इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक एट लार्ज को क्लियर हो जाएंगी इसमें. सो थैंक यू एवरीवन, ये था हमारा आज का एपिसोड. जैन ने हमें बहुत सारे क्लॉज के बारे में समझाया, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम सब वी शुड ऑल बी अवेयर ऑफ इट. सो आप शादी ज़रूर करें, लेकिन आप अपने राइट्स, आप अपने लॉज को जानें. ब्लाइंडली कोई चीज़ पे साइन मत करें. प्लीज़ नो योर राइट्स. So I would like to end today's episode. Keep liking, sharing and subscribing. Reality Check. Allah Hafiz and take care.